अरे इनका रिजल्ट निकाल दिया है क्या? रिजल्ट साथ साथ ही निकाल दिया कर। सारे बच्चे रेडी? अपन पढ़ रहे थे एकीकरण, और एक सारणी बना के दे के गया था, और नीचे मत देखना, उस सारणी को बिना देखे बोलना। पहले चरण का राष्ट्र प्रमुख कौन है? उदयभान सिंह काका है, धौलपुर का। और पहले चरण का उपराष्ट्र प्रमुख कौन है? गणेश पाल कहाँ का है? करौली का। अगर गणेश पाल ऑप्शन में नहीं है तो निशान अलवर के तेज सिंह को लगाओगे। दूसरे चरण का राष्ट्र प्रमुख कौन है? कौन है? भीम सिंह। कहाँ का है? कोटा का। और दूसरे चरण का उपराष्ट्र प्रमुख कौन है? बूंदी के बहादुर सिंह, बूंदी के। और कनिष्क उपराष्ट्र प्रमुख डूंगरपुर का कौन है? लक्ष्मण सिंह। तीसरे चरण का राष्ट्र प्रमुख कौन है? भूपाल सिंह। कौन है? और तीसरे चरण का उपराष्ट्र प्रमुख कौन है? भीम सिंह। और तीसरे चरण का दो लोगों को कनिष्क उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया, बूंदी के बहादुर सिंह को और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। चौथे चरण का राष्ट्र प्रमुख किसको बनाया? मान सिंह सेकंड को, मान सिंह सेकंड को। और इस चौथे चरण का उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। और चौथे चरण का महाराष्ट्र प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह। कौन था? भूपाल सिंह। और पांचवे में कोई पद बदला था क्या? नहीं, लेकिन छठे में पद बदल गया। छठे में पद बदल गया। और छठे में देश में क्या लागू हो गया? संविधान। क्या हो गया? संविधान। जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन थे? किलिमैन एटली। तथा भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए, तो भारत का पहला व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के और राजस्थान के दोनों के ही एक में सर्वाधिक योगदान गुजरात निवासी किसका रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसको भारत का क्या बोलते हैं? लौह पुरुष। जबकि राजस्थान का लौह पुरुष किसको बोलते हैं? दामोदर दास व्यास को। यहाँ तक ही लिखवाया था ना। एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में। और रियासत कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। लंबा समय लगा राजस्थान के एकीकरण में। टाइम लगा था 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो एक लाइन लिखो। मैंने कहा था ना 15-20 लाइन लिखवाऊंगा। लिखो, राजस्थान के एकीकरण में कुल समय। गुड़िया तू पीछे से आगे आ जाए यहाँ पे, और टाइम पे आएगा तो तेरे हमेशा लेट आती है यार। देखो, राजस्थान के एकीकरण में कुल समय, राजस्थान के एकीकरण में कुल समय 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन लगे। राजस्थान के एकीकरण में कुल समय 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन लगे। 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन लगे। 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन लगे। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? सबका उत्तर गलत। लिखो, लिखो, लिखो रे, कंजरों की तरह मत किया करो। गलत बोलने के बाद सुधार करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि वो हमारे सिर पर घोड़ा करने के बाद सही कर दोगी क्या? तो या तो गलत बोला करो ही मत, और मुंह से निकल भी जाए तो उस वाणी को वहीं विराम दे दिया करो। देखो, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तथा राजस्थान दिवस, तथा राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता था।
तथा राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता था, जिसको हाल ही में राज्य सरकार ने चैत्र शुक्ल एकम जिसको हाल ही में राज्य सरकार ने चैत्र शुक्ल एकम को मनाने की घोषणा की है। जिसको हाल ही में चैत्र शुक्ल एकम को मनाने की घोषणा की है। एक्चुअल में क्या है, ये सरकारें आती रहती है और जाती रहती हैं। सरकार आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन राजनीति की सारी सीमाएं हद पार कर गई। कल मैं जोटवाड़ा में पढ़ा कर आया था कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ, और ये मैं 22 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। लेकिन कल लोगों मैंने दैनिक भास्कर ऐप खोल कर देखा, तो मैंने देखा कि महाराणा प्रताप जयंती तो आज मना रहे हैं 29 मई को। फिर मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा मैं 22 साल से गलत पढ़ा रहा हूँ क्या? मैं तो 9 मई पढ़ाता आ रहा हूँ और ये तो जयंती 29 मई को मना रहे हैं। फिर मैंने 5-7 किताबों को फटाफट देखा तो सभी में 9 मई था। तो मैंने कहा यार, राजनीति की भी कोई सीमाएं पार हो गई। अब हिंदी का तिथियां तो आगे पीछे होती रहती है ना, होती है कि नहीं होती है? लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख आगे पीछे हो सकती है क्या? तो फिर पता लगा मुझे कि ये तिथियों के आधार पर मना रहे हैं। जबकि मैंने फिर सोचा कि यार, तिथियां तो कभी 15 दिन आगे हो जाती है, कभी 15 दिन पीछे हो जाती हैं। इतनी राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। कम से कम तारीख तो तारीख ही होती है ना भाई। तिथियां तो आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन हद ही पार कर दी भाई। तो महाराणा प्रताप की जयंती तिथि पे तो आएगा नहीं क्वेश्चन। परीक्षा में क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्या आती है? तारीख। तिथियां तो कभी भी किसी भी तारीख को आ जाती हैं। ये कोई बात नहीं, अपने को क्या लेना देना। लेकिन अभी इसको कब मनाएंगे? चैत्र शुक्ल एकम को मनाएंगे, ये घोषणा की है। हालांकि अब की बार तो 30 मार्च को ही था ये चैत्र शुक्ल एकम भी, और अब की बार 30 मार्च को क्या आया था? चैत्र शुक्ल एकम। अब भविष्य में चैत्र शुक्ल एकम अगर 29 तारीख को आएगा तो 29 मार्च को मनाएंगे। अगर अप्रैल में आएगा तो अप्रैल में मनाएंगे, या 18 मार्च को आएगा तो 18 मार्च को मनाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेना। अगर वो पूछे तुमसे कि हाल ही में राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है, तो निशान लगाना चैत्र शुक्ल एकम को। गड़बड़ नहीं करोगे ना? गौर से पढ़ लेना। राजस्थान स्थापना दिवस है तो उत्तर चेंज हो जाएगा। कब मनाया जाता है? एक्चुअल में अब की बार इसको ढंग से मनाया भी नहीं गया। अब की बार की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म का सत्यानाश कर दिया। ये किन्होंने किया है? ब्राह्मणों ने। और एक बहुत बड़े शंकराचार्य ने ये बात कही, मैंने नहीं की। किसने कही? शंकराचार्य। उसने कहा कम से कम दीपावली को तो एक रख लेते यार। अरे कम से कम दीपावली को तो एक रख लेते, और तो सारे बंटवारे कर दिए तुमने। त्योहार को ही 2-2 दिन कर दिया यार। और कंफ्यूज कर दिया लोगों को कि दीपावली आज की है, दीपावली कल की है। मजाक नहीं कर रहा। आपकी बार यही तो हुआ। कोई दीपावली को आज पूज रहा है और कोई कल पूज रहा है। कंफ्यूज किसने किया? ब्राह्मणों ने। तो ये कुछ लोगों ने तो अब की बार दीपावली बनाई 1 तारीख को, और कईयों ने मनाई 23 तारीख को। तब की बार ये दीपावली वाले दिन आ गए राजस्थान दिवस। अतः कुछ नहीं, छोटा मोटा कार्यक्रम हुआ था जयपुर में, बाकी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। त्योहारों को भी अलग अलग कर दिया यार। कम से कम त्योहारों को तो 1 तारीख को रख लेते हैं। लेकिन ऐसे ही हो रखा आजकल। देश का सत्यानाश कर दिया किसने? राजनीति ने। पहले राजाओं ने कर दिया था, बचा खुचा इन नेताओं ने कर दिया। अंग्रेज ये कहकर गए थे कि जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र अपना देश बना ले। ये कह के गए थे ना।
तो 4 रियासत ऐसी थी जो खुद का देश बनाना चाहती थी, अलवर, भरतपुर, जोधपुर और डूंगरपुर। तो एक लाइन लिखो, 4 रियासत ऐसी थी जो स्वतंत्र देश बनाना चाहती थी। इस देश में कुछ भले लोग हुए हैं, उनकी वजह से देश चल रहा है, हकीकत तो यही है। 4 रियासत ऐसी थी जो स्वतंत्र देश बनाना चाहती थी। 4 रियासत ऐसी थी जो स्वतंत्र देश बनाना चाहती थी। चारों के नाम लिख लो। नंबर 1 अलवर, अलवर। नंबर 2 भरतपुर, नंबर 3 डूंगरपुर और नंबर 4 जोधपुर। अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर और जोधपुर, ये खुद का क्या बनाना चाहती थी? देश। एक्चुअल में सिंगापुर का नाम सुना होगा तुमने, जयपुर से भी छोटा है, हकीकत है ये। मेरा मामा साइंटिस्ट है, वहीं रहता है, मेरा देखा हुआ है सिंगापुर। जयपुर से भी क्या है? छोटा। लेकिन विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक है कौन? सिंगापुर। और वहां सिंगापुर कंट्री का एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉपुलेशन है। अरे क्या है? पॉपुलेशन। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन मिनटों में तो होगी नहीं, क्योंकि अब छोरियां भी कुंवारी रहने लग गई। हकीकत है ये। करोड़पति घरों की छोरियां क्या रहने लग गई? कुंवारी। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, एक जाटों की लड़की कुंवारी है जिसकी उम्र है 44 साल। अरबपति घर की है, लेकिन गरीब नहीं है कोई। एक माथुरों की है जो 49 साल की होगी, कुंवारी है। एक राजपूतों के कर्नल की बेटी है, कुंवारी है, वो शादी नहीं करेगी। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन वाकई में कंट्रोल हो रही है, क्योंकि लोगों को इस बात का पता लग गया कि अकेले आए थे अकेले जाएंगे। और वो जमाना चेंज हो गया। पहले अपने दादा और कितने भाई थे, या हो सकता अपने मेरे पिताजी और 4 भाई 4 बहन 8 थे। हमारी पीढ़ी तक भी 4 4 ही थे। लेकिन अब अपने वाली पीढ़ी आई है ना, इसमें 1 या 2 बस। और 2 बेटियां हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेटे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड सर्किल में कम से कम 10 फ्रेंड ऐसे हैं जिनके 2 2 बेटियां ही हैं, और लखपति करोड़पति हैं वो भी। लेकिन आजकल लोगों ने सोच लिया कि संतान ज्यादा करने का कोई मतलब है नहीं है, और लोग वंश वंश को भी भूल गए। अब पढ़े लिखे लोगों को पता है मरने के बाद कोई आके देखेगा नहीं, और कुंवारे इसलिए रहने लग गए। सबको पता लग गया कि अगर पैसे होंगे तो बुढ़ापे में सेवा करने के लिए लाइन लगा के लोग खड़े रहेंगे। अब तो नई कल्चर और आ गई जयपुर में। अगर आप बुढ़े हो चुके हो तो ऐसी ऐसी कंपनी आ गई जो आपके घर पर 24 घंटे नौकर रखेगी, जो आपको नहलाएगी धुलाएगी, रही आपकी औलाद से भी ज्यादा सेवा करेगा वो, बदले में मात्र 15 से 20 हजार रुपए। आपका सारा काम करेगा वो, नहलाना धुलाना कपड़े करना सब कुछ करना, और मात्र कितने रुपए? 15 20 हजार रुपए। जितनी सेवा तुम्हारी औलाद नहीं कर सकेगी ना, उतनी कंपनियां करने लग गई। अब लोगों के वो दिमाग में गलत फहमी हो गई कि बुढ़ापे में सेवा करने के लिए संतान चाहिए। सबको पता लग गया संतान सब फर्जी बात है। मेरी कॉलोनी में मैं देख रहा हूँ, एक ही बेटा, और उसका बेटा रहता है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ रहता है? अरबपति आदमी है वो मुझे लगता भी नहीं है कि उसका बाप मरेगा तो वो आएगा भी। मैं एक ऐसे मेरे तो दोस्त सारे ही उम्र में बड़े बड़े हैं, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का है, कोई 82 साल का है। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई थी कि संदीप, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी भी हम उम्र व्यक्ति से दोस्ती मत करना। क्योंकि हम उम्र से दोस्ती करेगा तो कभी तेरे को सही शिक्षा देगा ही नहीं।
क्योंकि अगर तू गलत काम करेगा तो वो ये कहेगा कर ले कर ले कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर ले। अगर उम्र में 10-20 साल बड़ा होगा तो तू जैसे गलत काम करेगा वो तेरे को 100% टोकेगा कि ऐसा मत कर, इसका भुगतान मैं कर रहा हूँ, अगर तू करेगा तुझे भी करना पड़ेगा, ऐसा तू मत कर। तो वो जैसे ही तू गलती करने की कोशिश करेगा वो तुझे रोक लेगा। एक बात वास्तव में सही है ये मैंने महसूस किया जिंदगी में, क्योंकि मेरे गुरु ने जैसा सिखाया मैंने वैसा किया। एक वकील है मेरा दोस्त है, गंगानगर का रहने वाला है, उसकी वाइफ लेक्चरर है, अब तो रिटायर्ड होगी, उसके एक ही बेटा, बेटी भी नहीं। बेटा कनाडा गया था, कहाँ पर, क्योंकि आपको पता गंगानगर पंजाब हरियाणा वाले लोग कहाँ जाते हैं, सीधे कनाडा। गया था, आज तक वापस आया ही नहीं, और वहीं शादी कर ली उसने। और उसको पता लगा, उसके पिता को, मेरे दोस्त वकील को, कि शादी भी कर ली और बोला उसके बेटा भी हो गया, वो वापस आया ही नहीं। ये हाल है अपने भारतीय समाज का। तो भावन अभी थोड़े बहुत संस्कार बचे तो वो गांव में जरूर बचे हैं, बाकी शहरों में तो संस्कार विलुप्ति हो गए। आज गांव में एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उस मिलने के लिए लाइन लगी रहती है, उसको सांत्वना देने वाले आते रहते हैं। अगर बीमार हो जाता है उसको जयपुर रेफर करता है एसएमएस में, तो उसके साथ 15 जने और आते हैं, उसका मनोबल बढ़ जाता है कि अकेला नहीं हो, कई लोग हैं, आधा तो व्यक्ति वैसे ही ठीक हो जाता है। और ये धीरे धीरे समाज पतन की ओर अग्रसर हो गया है। लेकिन देश में कुछ भले लोग हुए, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है, 4 शादी भी कर सकते थे, वो कर सकते थे ना, इस्लाम धर्म में तो 4 कब कर सकता आदमी, उन्होंने देश के लिए एक भी नहीं की। कि क्या राष्ट्रपति भवन में रहे तो अपने 4 थैले लेकर आए थे, जिसमें 4 कपड़े ड्रेस थी किताबें थी। जिस दिन पद से रिटायर्ड हो तो 4 थैले और ड्रेस लेके वापस गए। तो बहुत भले आदमी भी हुए हैं इस देश में जिनकी वजह से देश रन कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे थे जो स्वार्थी थे, ये चारों रियासत स्वार्थी थी, लेकिन अंग्रेज भी इनके बाप लगते थे। वो अगले नियम क्या बना के गए, कह तो गए कि स्वतंत्र देश बना सकते हो, लेकिन अगली लाइन क्या बोल के गए वो भी सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहा कि वही रियासत स्वतंत्र देश बना सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए और जिसकी सोर्स ऑफ इनकम वार्षिक आय 1 करोड़ होनी चाहिए। और ये नियम बनाते ही इनमें से चारों में से 3 बार हो गई, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर, क्योंकि न तो इनकी जनसंख्या 10 लाख थी, न इनकी इनकम 1 करोड़ थी। सुन लिया क्या? अब बची केवल कौन सी, जोधपुर। तो एक लाइन लिखो, अंग्रेजों ने ये नियम बनाया कि अंग्रेजों ने यह नियम बनाया कि वही रियासत स्वतंत्र देश बना सकती है। अंग्रेजों ने यह नियम बनाया कि वही रियासत स्वतंत्र देश बना सकती है वही रियासत स्वतंत्र देश बना सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो, जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो, जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख हो, तथा वार्षिक आय 1 करोड़ हो। जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो तथा वार्षिक आय 1 करोड़ हो। वार्षिक आय कितनी हो, 1 करोड़। तो ये नियम बनाते ही क्या हो गई, बाहर हो गई, कितनी रियासत, 3। और इस नियम के तहत केवल 4 ही रियासत ऐसी थी जो स्वतंत्र देश बना सकती थी, लेकिन उन्होंने बनाया ही नहीं। लिखो, इस नियम के तहत केवल 4 रियासत ऐसी थी जो स्वतंत्र देश बना सकती थी। इस नियम के तहत केवल 4 रियासत ऐसी थी जो स्वतंत्र देश बना सकती थी। इस नियम के तहत 4 रियासत ऐसी थी जो स्वतंत्र देश बना सकती थी।
चारों के नाम लिख लो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। इनकी जनसंख्या भी 10 लाख थी और वार्षिक आय भी कितनी थी? 1 करोड़ थी। मैंने आपको कल बताया कि राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे तो थे नहीं। अरे थे क्या? नहीं। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये तो मेरे देखते देखते है, मेरी नजरों के सामने आया है। ये पहले नहीं था। ये मोबाइल ही मेरी नजरों के सामने आया है। पहले गांव में वो लैंडलाइन वाला फोन होता था। हमारे कनेक्शन मैंने लिया तो हमारा घर खेत में है, 10 खंबे गाड़ कर मुझे टेलीफोन का कनेक्शन लेना पड़ा। आसपास के लोगों के टेलीफोन था नहीं। फोन आता तो पड़ोसियों का ही आता था लगभग। वो तो फोन करके अगला ये कहता है, यार वो सुमेर को बुलाना, देखे मैं 10 मिनट बाद में फोन कर रहा हूँ। तो मैं छत पर खड़ा होकर जोर से आवाज लगाता। हमारे गांव में बोलते हिला मारना, और हेला मार नहीं बोलते भाई। अरे सुमेर तेरा फोन है। वो आता, फिर 15 मिनट बाद में फोन आता, वो बातचीत करके वापस चला जाता। ये जमाना मैंने देखा। उसके बाद आया फोन, जब मैं कॉलेज लाइफ में था। बीए हो चुकी थी मेरी कंप्लीट, तब आया था ये फोन। आया तो मैं भी लाया इसको खरीद के, मोटरोला का इतना बड़ा फोन, कंपनी मोटरोला थी वो। और हुआ क्या, वो रिचार्ज करना पड़ता था उसको। 10 रुपए का कूपन, 20 रुपए का कूपन रगड़ते, उसके ऊपर कोड आते, कोड लगाते, रिचार्ज हो जाता। ऐसा देखा आपने? और नियम शुरू में ये था कि जैसे मेरे पास फोन है, ये मुझे फोन कर रहा है, तो बिल इसका भी स्टार्ट हो गया, मेरा उठाते मेरा भी स्टार्ट हो गया। और मेरे को ये करना पड़ता रहा, काट काट काट, मेरा बैलेंस खत्म हो गया। ये दिन देखे मैंने, तुमने भी देखेंगे ये। अगर यही दिन रहते आगे भी, तो इस फोन का दुरुपयोग नहीं होता। पैसे लगते थे उठाने के भी, अरे बात करने के लगते तो लगते, उठाने के लगते। तो फिर अगर वही दिन होते तो फिर लोग बाग फोन उठाते ही नहीं किसी का। नंबर सेव रखते, जानकार के उठाते कि जानकार है, वास्तव में काम का फोन है तो उठाते, वरना उठाते ही नहीं। क्यों उठाते ही साफ। तो जब तक तो इस फोन का था सदुपयोग, और आज इसका क्या है? दुरुपयोग। तो उस जमाने में कैमरे तो थे नहीं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बुलाता एक एक राजाओं को कमरे में, बंद कमरे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हाइट थी 7 फीट। कितनी थी? कान थे इतने इतने बड़े, और खतरनाक हष्टपुष्ट इंसान था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाटीदार बोलते हैं इनको, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, गुजरात में पटेल बोलते हैं। बात एक ही है। बुला के पहले तो राजा को प्यार से समझाता, और नहीं मानता तो बंद कमरे में जमकर उसका ट्रीटमेंट करता। और लगता है कि यार ये तो डर भी नहीं रहा है और मान भी नहीं रहा, तो लास्ट में लालच देता। लास्ट में क्या देता? लालच, कि कोई बात नहीं, तू इस राजा के पद को तो छोड़ दे, मैं तेरे को महीने की पेंशन दूंगा। और पेंशन बीकानेर को 17 लाख पेंशन महीने की मिलती, ध्यान रखना। जोधपुर को 17.5 लाख, जयपुर को 18 लाख, और जैसलमेर की जनसंख्या पॉपुलेशन कम थी, रेगिस्तान इलाका था, इसलिए 1,80,000 पेंशन मिलती थी इनको। क्या मिलती थी? पेंशन। फिर इस पेंशन को बोलते प्रीवी पर्स। और आप इसको याद करने के लिए लिख लेना ब्रैकेट में, पेंशन। और ये पेंशन दी जाती थी, मैं बात कर रहा हूं एकीकरण के दौरान की, 23 मार्च 1949 की बात कर रहा हूं। कान खोल के सुनना, जिसके पास 1949 में मेरी नजरों के सामने गांव में पैसे देखने को नहीं थे, हमारे खेत में बाजरे की बोरी हुई 100,
और बाजरा बिका कितने रुपए क्विंटल पता तुम्हें? 100 रुपए की एक बोरी। भगवान की कसम, मैंने खुद ने बेचा है ये। अरे हमारे खेत है 40 बीघा, मैं और मेरी माँ साथ ही रहते हैं, हम तीनों भाई बाहर पढ़ते। मैं मजदूरिया करके पहली बार गांव से लाया तो 25 रुपए दिन में लाया था। आज वो मजदूरिया दिन में तो पूरे दिन मजदूरी करता ही नहीं है, 2 ही टाइम काम करता, सुबह और शाम ठंड में, और घंटे के पैसे लेता है वो। अरे घंटे के लेने लगे यार, वो घंटे के पैसे लेके आजकल 500 मजदूरी मिलते और नहीं गाँव में अब। उनके जवाई जितने नखरे हो गए, जवाई से जितने नखरे हो गए किसके? मजदूरों के। इस जमाने में 18 लाख का मतलब आज के 18 अरब रुपए है। हकीकत है ये बिल्डिंग में जिसमें अपन बैठे हैं, ये मकान मालिक मेरा दोस्त ही है। मैंने से पूछा ये जमीन आपने कब ली, कितने में ली? तो उन्होंने कहा मुझे संदीप जी, मैंने इसको सन 1998 में ली थी और 300 रुपए गज में ली थी। कितने रुपए में? आज ये जमीन 3 लाख रुपए गज में है। ये महंगाई हो गई। चलो ये अपनी क्लास में एक एग्जाम्पल 100% मिल जाएगा अपने को। किसके दादा नौकरी करते थे? उपरात खड़े करो। क्या आपको ये पता है आपके दादा की सैलरी कितनी थी तब लगे थे? तब 300 रुपए लगे थे तब, और रिटायर्ड हुए तब कितनी हुई? जिसके पिताजी नौकरी किसकी करते हैं उपरात खड़े करो, लगे थे तब कितनी तनख्वाह थी पता है आप लोगों को? 1700 रुपए। और अब कितनी है? लेकिन रिटायरमेंट से तक कितनी थी जब? 1.5 लाख। हकीकत है ये। अरे उस जमाने में मैंने एक लाल कोठी में थी ये बिल्डिंग, कोचिंग है, तो उस मकान मालिक से मैंने बिल्डिंग ली। तो मैंने उससे पूछा, मैंने उससे 9 करोड़ रुपए में ली वो। मैंने उससे पूछा कि आपने इस बिल्डिंग को कितने रुपए गज में ली? तो उसने बताया मुझे सन 1982 में ली थी 8 रुपए गज में। भगवान की कसम। और मैंने जब उसे ली थी तो ली 1.5 लाख रुपए गज में। महंगाई आसमान को छू गई। मैंने जब पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था थर्ड ग्रेड में गुड़िया, तो पहली बार मेरे स्टूडेंट जब थर्ड ग्रेड 2004 में लगे तो उनकी महीने की तनख्वाह थी 3500 रुपए। कितनी थी? 3500 रुपए। आज उनकी तनख्वाह है 62,000 रुपए महीना। लेकिन अब ये अंतर देखिए आप, उस जमाने के 3500 रुपए ज्यादा थे, आज के 65,000 रुपए कम है। महंगाई आसमान को छूगी ना भाई, पैसा कुछ आता ही नहीं है। आप थैला भर के ले जाओ कि वो सामान आएगा इतना सा, और थैला खाली पैसों का। अब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन फिर भी एक फिर आई अपने भारत की खतरनाक प्रधानमंत्री, आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी। और उसने क्या कहा, ये तो खुद ही अरबपति है, जिंदगी भर इन्होंने लोगों का शोषण किया है, इनको पेंशन देने की क्या जरूरत है? सालों की पेंशन बंद करो। इमरजेंसी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी लगाई, इन सब की क्या कर दी? पेंशन बंद कर दी। और ऐसा कहते हैं लोग कि आमेर फोर्ट में जैकेट में बहुत सारा सोना था, और वो ट्रक भर के ले गई इंदिरा गांधी। बोले इनका जो है वो भी ले चलो। ऐसा मैंने सुना है, तुमने भी सुना है क्या? है? अभी भी है? हम्म, देखे थे? ऐसा कहते हैं कि दिल्ली वाली रोड को है ना जाम कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। एक ट्रक के साथ 4 गाड़ी जाती थी। तो इनके पास अंट संट पैसा था ना भाई, मुगलों से इनके संबंध रहे हुए थे। लड़ाई तो इन्होंने लड़ी नहीं थी कभी। और मैं नहीं कहता, कौन कहता है? इतिहास। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लिखो तुम। लिखो, राजाओं को, राजाओं को प्रिवी पर्स
राजाओं को प्रिवी पर्स, ब्रैकेट में लिख देना पेंशन, लेकिन एग्जाम में प्रिवी पर्स शब्द ही आएगा। राजाओं को प्रिवी पर्स दी जाती थी, राजाओं को प्रिवी पर्स दी जाती थी, प्रिवी पर्स दी जाती थी। हाँ, 1971 की बात है ये, दी जाती थी। एग्जाम्पल लिख दो नीचे। बीकानेर को 17 लाख, बीकानेर को 17 लाख, जोधपुर को 17,50,000, जोधपुर को 17,50,000, जयपुर को 18 लाख, जयपुर को 18 लाख, जैसलमेर को 1,80,000, 1,80,000। सारी रियासतों को ही मिलती थी। इधर एग्जाम्पल लिखवाया मैंने 4 का। अब नीचे लिखो, 1971 में केंद्र सरकार ने, 1971 में केंद्र सरकार ने, ब्रैकेट में लिख देना श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 में केंद्र सरकार ने 1971 में केंद्र सरकार ने, ब्रैकेट में लिख देना इंदिरा गांधी, केंद्र सरकार ने सभी राजाओं की प्रिवी पर्स को बंद कर दिया, सभी राजाओं की प्रिवी पर्स को बंद कर दिया। प्रिवी पर्स को बंद कर दिया। अब राजाओं को पेंशन मिलती है क्या? नहीं। एक्चुअल में गवर्नमेंट नौकरी को बुढ़ापे का जुगाड़ मानते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी। वो तो अशोक गहलोत आया तो उसने वापस लागू कर दी, और ये अब ये कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन ये ओपीएस नाम से लागू ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार ने तो सभी जगह हटा दी जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है। अब ये कांग्रेस शासित हो गया था, इसलिए अशोक गहलोत ने वापस लागू कर दी थी, बीजेपी ने हटा दी थी उसको। अब बार बार नहीं, वो अब की बार हट जाएगी तो हट जाएगी। अगर अब की बार बीजेपी का सरकार वापस बन गई ना राजस्थान में, परमानेंट हट जाएगी, फिर नहीं मिलेगी ये पेंशन। अब केंद्र सरकार ने पेंशन केवल 3 सेनाओं को मिलती है, थल, जल और वायु, वो भी ओरिजिनल आर्मी को। बीएसएफ वालों को नहीं मिलती, सीआरपीएफ वालों को नहीं मिलती, असम राइफल को नहीं मिलती, वो अर्धसैनिक बल में है वो 6 बटालियन। अरे बंद कर दी भाई केंद्र सरकार ने, पहले वालों को तो मिल रही है, लेकिन 2004 के बाद बंद कर दी ना भाई। तो अभी मतलब गवर्नमेंट नौकरी से लोगों का मोह भंग कराने के लिए यही तो कर सकते हैं ये, कि लोग गवर्नमेंट नौकरी के पीछे नहीं भागे। पहले गवर्नमेंट नौकरी में सुविधाएं बहुत ज्यादा थी, वो धीरे धीरे वो सुविधाएं कम कर दोगे तो फिर गवर्नमेंट नौकरी के पीछे क्यों भागेंगे लोग। इधर देखो, सन 1953 में की घटना है ये। एक न्यायाधीश था जिसका नाम था फैजल अली। क्या नाम था? फैजल अली के निर्देशन में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसके अन्य सदस्य थे सरदार कन्निकर, सरदार पन्नीकर भी कहते हैं उसको, और दूसरे का नाम था हृदय नाथ कुंजरू। और इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी, और सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1 नवंबर को, और इसी दिन राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ, राजस्थान में राज्यपाल का पद लागू हुआ। तो एक लाइन लिखना, 1953 में न्यायाधीश, जज को न्यायाधीश बोलते हैं, 1953 में न्यायाधीश
फैजल अली के निर्देशन में 1953 में न्यायाधीश फैजल अली के निर्देशन में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। फैजल अली के सहयोगी सरदार पन्नीकर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे। लिखो 1 नवंबर 1956 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इसी अधिनियम के तहत राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ। इसी अधिनियम के तहत राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ। तथा राजस्थान में राज्यपाल का पद लागू हुआ। फिर लिखो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह बने। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल पंजाब निवासी गुरुमुख निहाल सिंह बने। मैंने आपको बताई थी ना एक बात कि अपने संविधान में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का नागरिक होगा वो वहां का राज्यपाल नहीं हो सकता। अच्छा, राजस्थान में जितने भी राज्यपाल हुए हैं उनमें से एक भी राजस्थान का है क्या? नहीं। एक भी है क्या? नहीं। राजस्थान में महिला राज्यपाल एक ही रही है आज तक, प्रतिभा पाटिल। और राजस्थान में महिला सीएम भी एक ही रही है, वसुंधरा राजे। सुन लिया क्या? मैंने मेरे जीवन में राजस्थान का तीसरा मुख्यमंत्री देखा है और तुमने भी तीसरा ही देखा है, क्योंकि और हकीकत है ये, क्योंकि 15 साल अशोक गहलोत रह लिया और 10 साल वसुंधरा रही, तो 25 साल होगी ना इनकी। और तुम्हारे साथ तो गजब ही हुआ। तुम्हारा जन्म हुआ था तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे, और जब तुम वोट देने के योग्य बने तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हकीकत है ये। तो भजनलाल जी पर्ची से बन गए, वरना वसुंधरा बनती तो अपन 2 ही सीएम देखते। कितने सीएम देखते? 2 ही सीएम देखते। चलो आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, पता ना आप लोगों को। चलो तो रेडी हो जाओ, मैं भेज रहा हूँ टेस्ट पेपर को।